Hello everyone, welcome back. So today we are going to discuss some important points about Mendeleev's periodic table. I hope कि अभी तक जो बताया हुआ है आप लोगों ने उसकी स्टडी की हुई है और यदि जो बताया हुआ है उसमें आपके कोई डाउट्स हो तो अभी भी आप फ्रेंडली उन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उनका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इट इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ओके, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बड़ी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है यही पीरियोडिक टेबल हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका आधार है. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर ही बहुत महत्वपूर्ण, उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं. लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें कुछ जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. मेंडलीव वॉज अ रशियन नेशनल, रशिया के निवासी थे और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आ चुका था. तो ये थोड़ा थोड़ा लोगों को आइडिया हो चुका था कि जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स है इट हैज टू बी बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. ओके, तो जो काम मेंडलीव रशिया में कर रहे थे कुछ वैसा ही काम लोथर मेयर कर रहे थे जर्मनी. मैंने लिखा हुआ है लोथर मेयर. लोथर मेयर ने बहुत काम किया. उन्होंने एकदम पूरी तरीके से एकदम सटीकता से एटॉमिक वेट्स के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज किया और जो उनका अरेंजमेंट था वो आज की मॉडर्न पीरियोडिक से बहुत कुछ मेल भी खाता है. और उनका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत कुछ सिमिलर था मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के साथ. लेकिन दोनों में फर्क क्या था पता है आपको? दोनों में फर्क ये था कि मेंडलीव्स वर्क गॉट पब्लिश्ड. मेंडलीव ने अपना जो काम किया उसको पब्लिश कराया, लेकिन लोथर मेयर का काम पब्लिश नहीं हो पाया. लोथर मेयर उनसे पहले भी काम कर रहे थे. लोथर मेयर वॉज वर्किंग, दोनों समकालीन थे, दोनों के दोनों कंटेम्पोररी थे, लेकिन फिर भी लोथर मेयर का काम पब्लिश नहीं हो पाया और मेंडलीव का जो वर्क था इट गॉट पब्लिश्ड एंड ही गॉट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन. ठीक है, तो दोनों के काम में ज्यादा अंतर नहीं था. मोस्टली बोथ द वर्क्स ऑफ मेंडलीव एंड लोथर मेयर वर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट मेंडलीव गॉट रिकॉग्निशन बिकॉज हिज वर्क वाज पब्लिश्ड, लोथर मेयर्स वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड. तो अभी मेंडलीव ने किया क्या? व्हाट डिड मेंडलीव डू? मेंडलीव अरेंज्ड all the known elements till that time in the increasing order of their atomic weights. Okay, उन्होंने हर एलिमेंट का एक कार्ड बनाया और उसको दीवार पर पेस्ट करना शुरू किया एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीक्वेंस में. और उन एलिमेंट्स के वो क्या बनाते थे या उनकी किस फॉर्म में उनकी स्टडी करते थे? उन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और उन एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स थे उनकी प्रॉपर्टीज को वो स्टडी करते थे. ठीक है, जो भी एलिमेंट होता था उसके ऑक्साइड के साथ उसका क्या केमिकल कंपोजिशन होता है, कितनी वैलेंसी होती है, क्या केमिकल कंपोजिशन मतलब किस तरीके से उसका केमिकल फॉर्मूला बनता है. ऑक्साइड के साथ भी हाइड्राइड के साथ भी. ऑक्साइड मतलब जब वो एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो उसे ऑक्साइड बोलते हैं, और जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो उसको उसका हाइड्राइड बोलते हैं. ठीक है, जैसे एलिमेंट एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अ हाइड्राइड, द एलिमेंट एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइड. ओके, तो उन्होंने एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर उनके कार्ड्स बनाए और उसको दीवार पर पेस्ट किया एक के बाद एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. ओके, के आधार पर. और उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ढेर सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेल खाती है, जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है और एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में ये प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, जैसा कि हमने बताया था पीरियोडिसिटी में. ठीक है, तो उनके समय तक लगभग जब वो अपना काम कर रहे थे उस समय तक लगभग 63 एलिमेंट्स वर नोन, और इन सभी 63 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर उन्होंने ये अपना क्लासिफिकेशन किया. और उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में बहुत ही सटीकता के साथ 9 वर्टिकल कॉलम्स बनाए जिनको उन्होंने ग्रुप्स कहा, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए जिनको उन्होंने
पीरियड्स का। इन ग्रुप्स और इन पीरियड्स में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उन्होंने ये पाया कि कुछ ऐसी पोजीशंस भी बन रही हैं जहां पर एलिमेंट होना चाहिए लेकिन एलिमेंट था नहीं, क्योंकि उस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था। मतलब उनकी पीरियोडिक टेबल का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि द एलिमेंट्स दैट वर नॉट डिस्कवर्ड एट हिज टाइम वेर गिवन वैकेंट स्पेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया था, खाली स्पेस छोड़ दिया कि जब कभी भविष्य में वो एलिमेंट खोजा जाएगा तो वो यहीं पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने जो उनकी पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम के नीचे आने वाला एलिमेंट था उसकी जगह उन्होंने खाली छोड़ दी थी और उसका उन्होंने क्या नाम दिया था, एका एल्यूमिनियम। उसी तरीके से जो सिलिकॉन एक एलिमेंट है उसके नीचे का जो स्पेस था खाली उसको उन्होंने खाली छोड़ दिया था। उनके कहने का मतलब ये था कि इसके नीचे कोई एलिमेंट होना चाहिए, अभी तक डिस्कवर नहीं होगा। जब कभी भी डिस्कवर होगा तो कहाँ आएगा, सिलिकॉन के नीचे आएगा। उसका क्या नाम रखा उन्होंने, एका सिलिकॉन। और यही एका एल्यूमिनियम आज की डेट में क्या जाना जाता है, गैलियम। यही एका तो सिलिकॉन के नीचे जो खाली स्पेस था उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, उसको उन्होंने एका सिलिकॉन का नाम दिया था। प्रेडिक्शन था कि जो भी एलिमेंट मिलेगा वो यहीं पे आएगा और भविष्य में उसकी खोज भी हुई। क्या कौन सा एलिमेंट था वो, जर्मेनियम। ठीक है। मेंडलीव की जो इनिशियल शुरुआती पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने बनाई थी उसमें असल में ये 7 रोज नहीं थी, उसमें 6 रोज थी। उसमें ये जो 9 ग्रुप्स आप देख रहे हैं उसमें एक जीरो ग्रुप उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि उस समय भी बहुत सारे नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने जगह उसकी भी जगह छोड़ दी थी। ठीक है। तो उन्होंने एक जीरो ग्रुप भी बनाया हुआ था। तो जीरो ग्रुप में वो किसकी जगह थी, सारे के सारे नोबेल गैसेस के लिए उन्होंने वहां पर उनको लोकेट कर दिया। ठीक है। तो ये एक आइडिया बहुत अच्छा था। और उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जैसे कि एक रूल फॉलो कर दिया गया कि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करने पर उन्हें पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। इसलिए न्यूलैंड ने भी कहा था, ऐसा ही क्या बोलते हैं डॉबरेनर ने भी देखा था। ठीक है। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव वॉज वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट हिज ओन आइडिया। वो किसी चले चलाए ट्रेंड पे नहीं चले। उन्होंने कई बार ये भी ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने सभी एलिमेंट्स को अपने ग्रुप और कॉलम में अरेंज किया तो उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि कई बार ऐसे एलिमेंट पहले आ रहे हैं जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कम है वो बाद में आ रहे हैं। तो उन्होंने उसको रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इनके एटॉमिक मास प्रेडिक्शन में गलती हो गई या इनका एटॉमिक मास जो अभी पता है ये हो सकता है कि गलत हो, ये भविष्य में सुधारा जा सके। ठीक है। और उन्होंने कई सारे ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास कम था उनका नंबर बाद में रखा और कई सारे ऐसे जिनका जो एटॉमिक मास ज्यादा था उनको काफी पहले कर दिया। और किस आधार पे किया उन्होंने, ही डिड दिस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे अगर हम सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो कई बार पीरियोडिसिटी में ये ऑब्जर्व किया गया मेंडलीव के द्वारा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के होने के बावजूद जो पीरियोडिसिटी है उसमें फर्क आ रहा है। मतलब कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास का जो लेंथ ऑफ ड्यूरेशन कह सकते हैं या यूं कह लीजिए जितनी दूरी में उनको आना चाहिए उतनी दूरी से पहले आ जाता है, कभी उससे भी बाद में। सो मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल वाज वेरी मच एक्सपेरिमेंटल एंड वेरी मच एनालिटिकल। वो किसी चले चलाए ढर्रे पर ही नहीं चल रहे थे। वो पुराना ढर्रा क्या था कि एटॉमिक मासेस से अरेंज कर दो और फिर जिसकी जहां जगह बनती है वहां रख दो। नहीं, उन्होंने उससे ही खाली काम नहीं किया, उन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मासेस के आधार पर। लेकिन जब किसी कॉलम में एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा है तो उस कॉलम में रखने के पहले वो उसकी प्रॉपर्टीज को मैच करते थे। अगर उसका मास सीक्वेंस में नहीं आता था तो उसको हटाते नहीं थे क्योंकि वो मास से ही नहीं कर रहे थे, वो ही वाज टेकिंग केयर ऑफ द एग्जीबिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आल्सो। अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टी उस ग्रुप में सिमिलर आ रही है तो वो उसको उस ग्रुप में रखते थे, भले ही उसका एटॉमिक मास का सीक्वेंस डिस्टर्ब ही क्यों ना हो। ठीक है। सो ही वाज वेरी इनोवेटिव इन हिज अप्रोच और उनके इसी इनोवेशन या इनोवेटिव अप्रोच की वजह से
ढेर सारे स्पेसेस उनकी पीरियोडिक टेबल में खाली थे और भविष्य में जैसे जैसे एलिमेंट्स मिलते गए उनको बार बार उनको वहाँ पे जगह मिलती चली गई। मतलब आप देखो ध्यान से, मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि शुरुआती दौर में उन्होंने जब पीरियोडिक टेबल पब्लिश कराई थी इट वाज इन 1872। ओके, लूथर मेयर का काम 1868 तक हुआ था लेकिन पब्लिश नहीं हुआ था। 1872 में मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को पब्लिश कराया। उस समय उनकी पीरियोडिक टेबल में लगभग कितने एलिमेंट्स थे उस समय, और उनकी पीरियोडिक टेबल में ये जो 7 रोज देखिए बाद में ये 1905 तक ऐड किए गए थे। उनके समय जब उन्होंने पब्लिश की तो उस समय सिर्फ 6 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनको पीरियड्स कहा गया था, ठीक है। और उनकी पीरियोडिक टेबल में और क्या था, 9 वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स कहा गया था और उन्होंने ढेर सारी जगह छोड़ी थी। मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ न्यू एलिमेंट्स हु आर टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, ठीक है। तो इसीलिए उनकी पीरियोडिक टेबल बहुत ही इनोवेटिव थी, बहुत ही नई थी और बहुत ही आप समझ लीजिए एक नया आइडिया था जो ये कहता था कि जो अभी तक खोज हुई है वो पर्याप्त नहीं है, जो अभी तक खोज हुई है वो बहुत कम है, अभी बहुत कुछ और खोजा जाना बाकी है, ठीक है। ढेर सारे नए एलिमेंट्स के खोजने का स्कोप अभी बचता है, ऐसा उनकी पीरियोडिक टेबल कहती है। अगर आप उनकी इनिशियल या आप शुरुआती पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आप ये पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे, बहुत सारी कमियां भी थी और कमियां जब होती हैं हम में तभी हम उनमें सुधार लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या कमियां थी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझिए कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल वाज अ वेरी न्यू अप्रोच टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। लोथर मेयर वाज वेरी मच स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द फॉलोइंग ऑफ कांसेप्ट ऑफ एटॉमिक मासेस। उन्होंने कहा कि सारी चीजें किनारे करिए, एटॉमिक मास ही अरेंज करेंगे और इसीलिए उनका वर्क को पब्लिश नहीं करा सकते थे। कहीं ना कहीं उनके वर्क में कुछ खामियां आ रही थी, कुछ कमियां आ रही थी। वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स से बस आगे बढ़ रहे थे। हाँ, एक चीज और, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आपने पढ़ा था कि वो सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 तक ही अप्लाई होता है, 21 पे आते ही ड्रास्टिकली फेल हो जाता था। लेकिन लोथर मेयर ने उनके ही ड्रॉबैक को कवर करते हुए कहा कि ये जो रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, दिस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज टेक एक्सटेंडेड टाइम। अगर आगे के एलिमेंट्स को देखा जाए तो ये जो द इंटरवल, जिस इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, ये इंटरवल बढ़ता है, ऐसा लोथर मेयर ने कहा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब आप 20 के बाद न्यूलैंड के लॉ को अप्लाई करते हो तो वो फेल हो जाता है। इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि जो प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन है उसका इंटरवल बढ़ जाता है, ठीक है। ये उनका एक ऑब्जर्वेशन था, एक अधूरा सा एक्सप्लेनेशन भी था क्योंकि उस समय बहुत सारे आइडिया नहीं थे, ठीक है। तो उसके बारे में आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस वजह से ये सारे जो पीरियोडिक टेबल के आइडियाज थे क्यों अधूरे थे, क्यों कम पड़ रहे थे, क्यों उनमें कमियां आ रही थी, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ अब इस बोर्ड पे या वीडियो में पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना बहुत इजी नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, भविष्य में कभी होगा तो किया जाएगा। लेकिन आपसे सभी से निवेदन है कि आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखिएगा, बहुत ही इजीली आप उसको समझ सकते हैं। उन्होंने एक एक ग्रुप में दो दो सब ग्रुप बनाए हुए हैं, हर ग्रुप में देयर आर 2 सब ग्रुप्स। इन ग्रुप 8 देयर आर 3 सब ग्रुप्स। देयर इज आल्सो अ ग्रुप 0 इन व्हिच ही लेफ्ट स्पेसेस फॉर नोबल गैसेस, ठीक है। सो दीज आर सम वेरी इनोवेटिव आइडियाज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल व्हिच शुड बी नोन। उसके बहुत सारे हमारे सामने यूटिलिटीज हैं, जैसे कि उन्होंने न्यू एलिमेंट्स के खोज या प्रेडिक्शन की बात रखी कि भाई नए एलिमेंट्स भी अभी खोजे जा सकते हैं। यहाँ तक कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ट्रेंड में अगर स्टडी करेंगे तो उसको एक सिस्टमेटिक स्टडी हुई है ना, एक सिस्टमेटिक तरह की स्टडी हुई। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो जितने एटॉमिक मासेस के रेशियो में के सीक्वेंस में हम अरेंज कर रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट दीज एटॉमिक मासेस दैट आर नोन टिल नाउ आर रॉन्ग। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी जो हम जानते हैं वो अधूरा ज्ञान है, वो कम है। जो अभी हमें एटॉमिक मास पता है वो गलत ही हो सकता है। देयर आर चांसेस दैट द एलिमेंट्स दैट आर नोन कैन हैव अ डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब उनका ये कहना था कि जो एटॉमिक मास का हमारा कैलकुलेशन है वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द यूटिलिटी ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अगर उनके डिफेक्ट्स की बात करें तो बहुत ही सिंपल डिफेक्ट्स हैं। सबसे बड़ा डिफेक्ट तो यही है कि भाई उनकी पीरियोडिक टेबल ठीक ठाक थी, अच्छी थी, लेकिन उसमें हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हाइड्रोजन जो था उसकी ढेर सारी सिमिलैरिटी अल्कलाई मेटल से भी आती थी और ढेर सारी सिमिलैरिटी उसकी हैलोजन से भी आती थी। अल्कलाई मेटल्स हैलोजन क्या है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ते समय। लेकिन हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, अभी भी है। अगर हम वास्तविकता में देखें तो आज की डेट में भी हाइड्रोजन एक प्रश्न चिन्ह है साइंटिस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन उनके समय में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था।
और बहुत सारे ऐसे उनकी periodic table आप देखोगे, बहुत सारे एलिमेंट्स के ऐसे पेयर्स उन्होंने बना दिए थे जो वास्तविकता में पेयर नहीं होते, जो वास्तविकता में इनका पेयर बनाने लायक नहीं था। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम लोग आप बुक से पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, वी कैन डिस्कस इट इन अनदर वीडियो। बाकी इसको आप जब एनसीईआरटी से स्टडी करोगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी विल स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट वी हैव राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।